नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 11वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी पिछली भाग की। शिकार की दूसरी टोली राय साहब और मिस्टर खन्ना की थी। मिस्टर खन्ना को शिकार में कम और अपने व्यवसाय में ज़्यादा रुचि थी और इसीलिए वो शिकार पर आए भी थे। बात बात में उन्होंने राय साहब से अपने इंश्योरेंस पॉलिसी और शुगर मिल के हिस्से की चर्चा छेड़ दी। राय साहब ने कहा कि उन्हें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तीसरी टोली थी मिस्टर तनखा और मिर्ज़ा खुर्शीद की। मिर्ज़ा खुर्शीद सोशली एक्टिव और बहुत पहुंच वाले आदमी हैं। तनखा उनकी पहुंच का फ़ायदा उठाना चाहते थे, पर मिर्ज़ा ने किसी तरह उनकी दाल गलने न दी। इन लोगों ने एक हिरन का शिकार किया जो मिर्ज़ा साहब ने हिरन के प्रति सहानुभूति के कारण एक लकड़हारे को उसे दे दिया और लकड़हारे के साथ उस हिरन को पहुंचाने के लिए उसके घर की ओर चले। साथ में तनखा भी हो लिए। आप सुनते हैं आगे की कहानी। लकड़हारा हिरन को कंधे पर रखे लपका चला जाता था। मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्थूल खाए तनखा पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे ही चले जा रहे हैं। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, वह गरीब बोझ लिए इतना तेज चला जा रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते। लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया और दम लेने लगा। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने सकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो लाओ मैं कुछ दूर ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्जा डेल डॉल में उससे कहीं अधिक मोटे और ताजे थे, फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी बात पर हंसा। मिर्जा जी पर जैसे चाबुक पड़ गया। तुम हंसे क्यों? क्या तुम समझते हो मैं उसे उठा नहीं सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार आप बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजदूरों का काम है। मैं तुम्हारा दुगुना जो हूं, इससे क्या होता है मालिक? मिर्जा जी का पुरुषत्व अपना और अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और 20 कदम और चले। कमबख्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में शीशा भर दिया गया हो। जरा मिस्टर तनखा की गर्दन पर रख दूं तो मजा आए। मशक की तरह जो फूले चलते हैं, जरा उसका भी मजा लेकर देखें। लेकिन बोझा उतारें तो कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे कि बड़ी जवामर्दी दिखाने चले थे, 50 कदम में ची बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है? बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लेकर आए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूं? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान न हो, वह चट्टान है, उस पर उतार कर रख दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूं। मगर यह अच्छा थोड़ी ही लगता है मालिक कि मैं ठाला चलूं और आप लादे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब भी आ पहुंचे। मिर्जा ने दाना फेंका। अब आपको भी कुछ देर लेकर चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व न था। बोले, माफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का कोई दावा नहीं है। बहुत भारी नहीं है, सच कह रहा हूं। अजी रहने दीजिए। अगर आप इसे लेकर 100 कदम चलें तो मैं वादा करता हूं कि आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे मैं उसे मंजूर कर लूँगा। मैं इन चकमों में नहीं आता। मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ वल्लाह। आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊँगा, जब हुक्म देंगे बैठ जाऊँगा, जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीब, कन्वेसर जो बनाइएगा बन जाऊँगा। बस 100 कदम लेकर चलिए। मेरी तो ऐसे ही दोस्तों से निभती है जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हो। तनखा का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कॉल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेह न था। हिरन ऐसा क्या भारी होगा? आखिर मिर्जा इतनी दूर तो ले ही आए, बहुत ज़्यादा तो थके भी नहीं मालूम पड़ते। अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से निकल जाता है। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ है? बहुत होगा 4-5 पसेरी का होगा। 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपए हों तो थोड़ी सी बीमारी सुख की ही वस्तु है। 100 कदम की रही। हाँ 100 कदम, मैं गिनता चलूंगा।
देखिए निकल ना जाइएगा, निकलने वाले पर लानत भेजता हूँ। तंखा ने जूते का फीता बांधा, कोट उतारकर लकड़हारे को दे दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हों। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ ही गई, पर गर्दन उठ न सकी। कमर झुक गई, हाथ उठे और लाश को जमीन पर पटकने ही वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तंखा ने एक डग इस तरह से उठाया जैसे दलदल में पांव रख रहे हों। मिर्जा ने बढ़ावा दिया, शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तंखा ने एक डग और रखा, मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार लिया मैदान, जीते रहो पट्टे। तंखा 2 डग और आगे बढ़े, आंखें निकल पड़ती थी। बस एक बार और, जोर मारो दोस्त। 100 कदम की शर्त गलत है, 50 कदम की ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरण शेर की तरह उनको दबोचे हुए उनका हृदय का रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियां जवाब दे चुकी थी, केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वह शहतीर भी जवाब दे गई। लोभी की कमर भी टूट गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर में चक्कर आ गया और वह शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तंखा ने हांफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी, 2 मन से कम का ना होगा ससुर। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाई मैं तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की, मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, आपको तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया, अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआहदा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़ कर की, इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया और भागा चला जाता था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कांख कांख करके 10 कदम इसे उठा तो लिया, तो यह न समझो कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे ही रहूंगा। हाँ, कागज तुम चाहे जितना काला करो और झूठे मुकदमे चाहे जितने भी बनाओ। एक नाला मिला, उसमें कुछ थोड़ा सा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इमली के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू? कैसे मारा? कहाँ मारा? कैसे लगी गोली? कहाँ लगी? इसी को क्यों लगी और हिरन को क्यों न लगी? लकड़हारा हूँ हाँ करता इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़के और लड़कियों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटे बालक ने कहा, यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, मेरे बापू लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। 2 नए भले आदमियों को देखकर उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वह इस वेश में मेहमानों के सामने कैसे जाए? और गए बिना काम भी तो नहीं चलता, पानी वानी भी देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया गया और सारे गांव को भोज दिया गया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गांव से उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था मानो वो यहीं के निवासी हों। लड़के तो उन पर लदे पड़ते थे। कोई उनकी फुनकेदार टोपी सिर पर रख लेता, कोई उनकी राइफल कंधे पर रखकर अकड़ता हुआ चलता, कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता।
मिर्जा ने खुद खूब देशी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय वहां से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुंचाने आए। कई तो रोते थे। ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। जरूर यह कोई राजा है, नहीं तो इतना दरिया दिल किसका होता है। इनके दर्शन फिर काहे को होंगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिरकर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी जिंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का दिन बड़ा मुबारक था। तंखा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस था। मतलब कि कोई बात ही न हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना समूह लिए लौटे जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए थे। मालती बेमन से अलग बैठी थी, जो एक नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकलती थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी। जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाले से बाहर हो जाता है। जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छिज गया था। ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी की कुट्टी काटकर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और बारिश न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दौड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल ले लेकर निकले कि राय साहब ने कारकुन को कहला भेजा कि जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी के खेत में हल न चलने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। और कभी तो इतनी कड़ाई न होती थी। अब की यह कैसा हुक्म है। कोई गांव छोड़कर भागा थोड़ी ही जाता है। अगर खेत में हल न चले तो रुपये कहाँ से आएंगे। निकलेंगे तो खेत से ही। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित नोखेराम। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टालें। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज आसामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा, उन्होंने कारकुन को जब एक बार हुक्म दे दिया तो उसे टालने क्यों लगे। वह अगवा बनकर क्यों बुरा बने। जब कोई कुछ नहीं बोलता तो वो ही इस आग में क्यों कूदे। जो सबके सिर पड़ेगी वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दाता दिन और दुलारी सहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झिंगुरी सिंह। वह शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे और भी कई आदमी थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इसके उपरांत और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2-4 आने ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिसके पास 10-20 जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वह धन गया कहाँ। बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज नहीं किया तो धन आखिर गया कहाँ। जूते जाने पर भी उनके गड्ढे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को। किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर जाए। झिंगुरी सिंह के सिवाय उसे और कुछ न सूझा। वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टैंप की लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी कटाकर रुपया देते थे। 25 रुपये का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपये हाथ लगते थे। मगर इस गाढ़े में और क्या किया जाए। राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने हाथ क्यों फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातुन कर रहे थे। नाटे मोटे लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोर। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से साले और ससुर और औरतों से साली और सरहज का नाता जोड़ लिया था।
रास्ते में लड़के उन्हें चढ़ाते, पंडित जी पाएं लागू, और झिंगुर सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए, आदि आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना आघाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की एक पाई न छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से टलते न थे। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी ने मुस्कुराकर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला? पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनी से अपना गला न छुड़ा लेता, फिर सूद भरते किसको अच्छा लगता है? गड़े रुपया न निकालें, चाहे सूद कितना ही देना पड़े, तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं। लड़का जवान हो गया, ब्याह का ठिकाना नहीं, बड़ी लड़की भी ब्याहने के योग्य हो गई है, रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़ कर रखते साहब। झिंगुरे ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी उस पर दांत लगाए हुए थे। गाय का डिल डॉल और गठन कह रहा था, उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था, होरी को किसी अर्दब में डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए। आज वह अवसर आ गया। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए, जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गांठे हो तो गिरो रखकर रुपये ले लो, स्टाम्प लिखाओगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम पर कच्चा सूत भी नहीं। धनिया के हाथों में कड़े हैं, वह भी गिलट के। झिंगुरे सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोत कर कहा, तो एक बात करो, वह नई गाय जो लाए हो उसे हमारे हाथों बेच दो, सूद स्टैम्प इन सब झगड़ों से बच जाओगे। 4 आदमी जो दाम कहें वह दाम हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे बड़े शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन ये झंझट तो टालना ही पड़ेगा ना। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में भी यह बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपया आ जाए तो गाय ले लेना। 30 रुपये का कागज लिखाने पर कहीं 25 रुपये मिलेंगे और 3-4 साल तक न दिए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव तो यही बता रहा था कि करज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूं तो बताऊं? सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना कि रुपये उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूं ठाकुर, अभी आके जवाब देता हूं। लेकिन घर आकर उसने जो ही यह प्रस्ताव किया कि कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपये चाहे जहां से लाओ। सोना ने तो यहां तक कह डाला कि इससे तो कहीं अच्छा है कि मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थीं। रूपा तो उससे गले से लिपट जाती और बिना उसे खिलाए कौर मुंह में न डालती थी। गाय कितने प्यार से उसका हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। अभी से उसका नामकरण हो गया था, मटरू। वह उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। सोना कहती यह मुझे ज़्यादा चाहती है, रूपा कहती मुझे। इसका निर्णय अभी तक न हो सका था और दोनों दावे कायम थे, मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी बात है, लेकिन विपत में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है, यह कौन सी बड़ी बात है। ऐसा न हो तो लोग विपत से इतना डरे क्यों। गोबर ने भी इस पर विशेष आपत्ति न की, वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया गया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएं, तो गाय झिंगुर सिंह के घर पर पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई। दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पी कर सो गईं। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा। होरी भी ऊपर से कठोर बना हुआ था, मगर उसका मन चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपये उधार दे दे, चाहे फिर 50 ही ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है,
क्या 4 दिन में ही तुम्हारा मुझसे मन भर गया? तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे न बेचूंगा। यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला न किया। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गई, अब इसे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी ही बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती। रहने दो, रुपए सूद पर ले लूंगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 होते ही क्या है, एक बार ऊख लग जाए फिर सब निकल आएगा। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई है, उसे भी बेच दो। ले लो कल रुपए, जैसे और सब चुकाए हैं वैसे भी इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी, हवा बंद थी, एक पत्ती भी नहीं हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जाते हो? पर होरी ने सुना नहीं, बोला, बाहर हवा में बांध देता हूँ, आराम से रहेगी, उसकी भी तो जान है। गाय को बाहर बांधकर वह अपने मंझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं और काम करना पड़ता था जी तोड़कर, इसलिए उसकी दशा दिन ब दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगी। राय साहब का यह नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहां? हीरा बोला, मैं हूं दादा, तुम्हारे कौड़े में से आग लेने आया था। हीरा उसके कौड़े में आग लेने आया है, इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिल गया। गांव में और भी तो कौड़े हैं, आग कहीं से भी मिल सकती थी। हीरा उसके कौड़े में आग ले रहा है तो अपना ही समझकर। सारा गांव इस कौड़े में आग लेने आता था। गांव में सबसे संपन्न यही कौड़ा था। मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तमाकू है कि ला दूं? नहीं दादा, तमाकू तो है। शोभा तो आज बहुत बेहाल है। कोई दवा ही नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अकल थी वह उसके और उसके घरवाली के ही हिस्से में पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं। और चिड़चिड़े तो बीमारी में सभी हो जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इन्फ्लुएंजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथों को पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवा डालती थी, उस पर तुमसे हजारों गालियां भी खाती थी। हाँ दादा, वह बात भला भूल सकता हूँ। तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है। उसका गला भी भर आया। बोला, बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है। इससे जो अपने हैं वह पराये थोड़े ही हो जाते हैं। और जब घर में 4 आदमी होते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े होते हैं। जिसका कोई नहीं वो किन के साथ लड़ेगा। दोनों ने साथ में चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया और होरी अंदर भोजन करने को चला। धनिया रोष से बोली, देखिए अपने सपूत की लीला, इतनी रात हो गई और अभी तक उसे अपने सैर से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला की वह रांड लड़की है ना झुनिया, उसी के फेरे में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी पर उसे विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई। तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह भोग्गा वह 72 घाट का पानी पिए हुए इसे अंगुलियों पर नचा रही है और वो यही समझता है कि वो इस पर जान दे रही है। तुम उसे समझा दो कि कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं का न रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था, चुहल की सूझी।
झुनिया देखने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती मेहरिया कहाँ से मिल जाती है। धनिया को यह चुहल तीर सी लगी। झुनिया इस घर में आए तो उसका मुंह झुलस दूं। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहां चाहे वहां रहे। और जो गोबर इसी घर में लाए तो ये दोनों लड़कियां किसके गले में बांधते फिरोगे? फिर बिरादरी में कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक ना होगा। उसे इसकी क्या परवाह। इस तरह न छोड़ूंगी लाला को। मर मर के पाला है और आज झुनिया आकर राज करेगी। मुंह में आग न लगा दूंगी रांड के। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो खड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था। थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या असगुन मुंह से निकालते हो? मैं तो अभी देखे आ रहा हूं, लेटी थी। तीनों बाहर गए। चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था। आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सक के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया, स्पष्ट लक्षण थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में ऐसा कौन मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो गांव में पहले कभी नहीं हुई। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।